नवदृष्टि एस क्लासेस में आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम लोग 1919 के अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में अध्ययन करेंगे। 1919 का अधिनियम एक लैंडमार्क माना जाता है भारतीय संवैधानिक विकास के दिशा में। बेसिकली देखा जाए तो 1919 तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक बड़े ही कहा जाए महत्वपूर्ण दौर में प्रवेश कर चुका था। जैसा कि हम सभी जानते हैं 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ बड़ी औपनिवेशिक ताकतें थी जिनमें ब्रिटेन भी शामिल था और जर्मनी इत्यादि उनके साथियों ने चुनौती दिया था मिलकर के, जो साम्राज्यवाद को सबसे गंभीर चुनौती थी इस समय। दूसरी तरफ देखा जाए तो इस प्रथम विश्व युद्ध में अपने औपनिवेशिक शासकों का भारतीयों ने बड़े तहे दिल से मदद किया था। बड़ी संख्या में न केवल भारतीय सेना में शामिल होकर के युद्ध में उतरे इंग्लैंड की ओर से, बल्कि यहां से बहुत बड़े पैमाने पर चंदा इकट्ठा करके तमाम देशी रियासतों ने फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया गवर्नमेंट को। तो बड़ी आकांक्षा थी, बड़ी उम्मीद थी कि विश्व युद्ध में जब इंग्लैंड को विजय मिलेगा, अंग्रेजों को विजय मिलेगा, तो भारतीयों ने जो उनको इस तरीके की मदद दी इतने संकट के दौर में, उसका वो लोग इनाम या पुरस्कार भारतीयों को शासन, अपने शासन के मामलों में ज्यादा से ज्यादा सहभागी बना करके देंगे। लेकिन ऐसा कुछ होते दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरा आप देखेंगे कि विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, जो जाने माने राजनीति विज्ञान विशेषज्ञ थे और उन्हें लोक प्रशासन का पिता भी कहा जाता है। वुडरो विल्सन ने आत्मनिर्णय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था उपनिवेशों के लिए, कि उपनिवेशों की जनता खुद ये निर्णय लेगी विश्व युद्ध के समापन के साथ कि उन्हें अपने हाथों में अपना शासन लेना है या किसी के द्वारा उनको शासित होना है। तीसरा एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम इसी दौरान ये घटित हुआ कि भारत में जो आयरिश मूल की ब्रिटिश महिला थी एनी बेसेंट, थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट, और उन्हें भारत से बहुत ज्यादा लगाव था, तो उन्होंने विश्व युद्ध के दौरान आयरलैंड के पैटर्न पर आयरलैंड के लोगों ने गृह शासन या सुशासन की मांग किया था और उसके लिए एक बड़ा ही सिस्टमेटिक मूवमेंट चलाया था। उनकी मांगे इंग्लैंड वहां पूरी करता है, तो उन्होंने सोचा कि भारतीयों को भी स्वशासन या होम रूल पाने का अधिकार है। तो उन्होंने इस एक मूवमेंट चलाने का निर्णय लिया भारत में, और आप हिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे कि भारत में दो होम रूल आंदोलन चले। 1916 में पहला होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया महाराष्ट्र से, और दूसरा आंदोलन शुरू किया बेलगाम, यहां से क्या नाम है आपका, मद्रास के पास अड्यार से एनी बेसेंट ने। तो दो आंदोलन होम रूल आंदोलन के रूप में चले। एनी बेसेंट का आंदोलन काफी व्यापक था, अखिल भारतीय आंदोलन था ये, और ब्रिटिश शासन पर इसका बड़ा दबाव पड़ रहा था। एक तरफ तो जो आत्मनिर्णय का सिद्धांत का प्रतिपादन हो चुका था, दूसरी तरफ इसी बीच में आप देखें तो सोवियत संघ में बोल्शेविक रेवोल्यूशन हो चुका था। बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो मार्क्सवाद के सिद्धांतों के आधार पर पहली बार लेनिन ने वहां पर एक साम्यवादी क्रांति सफल कराई थी, सोवियत संघ बना था, और इस प्रकार पहली एक राज्य व्यवस्था स्थापित हुई थी जो कम्युनिस्ट सिद्धांतों के आधार पर निर्मित हुई थी और जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का धुर विरोधी थी। तो एक बड़ी चुनौती के रूप में सोवियत संघ उभरा था इंग्लैंड जैसे औपनिवेशिक शासकों के विरोध में। तो इन तमाम चीजों का प्रभाव था, लेकिन असली प्रभाव जो दिखाई दे रहा है इस एक्ट के आने में, वो होम रूल आंदोलन का। होम रूल आंदोलन जब अपनी पीक की ओर बढ़ने लगा तो 1917 में अंग्रेजों ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया। एनी बेसेंट चूंकि नॉर्दर्न आयरलैंड की थी तो ब्रिटिश मूल ही हो गई एक तरीके से, तो वहां की महिला थी, वहां की पहले नेशनल भी रही, वो बाद में आकर के भारत में बस गई थी। तो ब्रिटिश जो न्यूज़पेपर्स हैं वहां जमकर उनकी गिरफ्तारी की आलोचना हुई और
पार्लियामेंट में भी एक क्वेश्चन रेज किया गया कि एनी बेसेंट को क्यों गिरफ्तार किया गया। कुछ जो उदारवादी अंग्रेज थे उन्होंने बड़ा प्रखर विरोध किया कि भारत के लोगों को क्या इतना अधिकार नहीं है कि वो अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन चला सके। तो इन तमाम परिस्थितियों में जो उस समय भारत राज्य सचिव थे लॉर्ड मॉन्टेग्यू, उनको 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में उत्तर देने के लिए बुलाया गया कि भारत में जो कुछ चल रहा है उसके संदर्भ में आप उत्तर दीजिए, जो आवाज चल रही थी उसकी। तो उन्होंने अपने हाउस ऑफ कॉमन्स में दिए गए वक्तव्य में उन्होंने कहा 20 अगस्त 1917 को, जिसको हम कहते हैं मॉन्टेग्यू का डिक्लेरेशन या मॉन्टेग्यू की घोषणा, उसमें उन्होंने कहा कि भारत में हमारे सरकार का उद्देश्य, इंग्लिश सरकार, इंग्लैंड की सरकार का उद्देश्य स्वशासन की स्थापना करना, डोमिनियन स्टेटस लाना है। डोमिनियन स्टेटस एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें बाहर के मामले जैसे रक्षा हो गया, विदेश हो गया, व्यापार हो गया, संचार जैसे मामले हो जाते हैं, ये जो बृहत्तर महत्व के मामले हैं ये औपनिवेशिक सरकार संभालती है। और जो स्थानीय महत्व के विषय हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, तो इस तरह के जो विषय हैं जो स्थानीय महत्व के हैं वो शासितों को दे दिया जाता है, यानी उपनिवेश के लोगों को दे दिया जाता है। उनकी भागीदारी इस तरीके से उसमें शासन सत्ता में कर ली जाती है। तो 20 अगस्त को इन्होंने घोषणा किया कि हमारी सरकार का उद्देश्य भारत में यथाशीघ्र डोमिनियन स्टेटस लाना और धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार की ओर बढ़ना। इस डिक्लेरेशन को कहते हैं मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, 20 अगस्त 1917। ये घोषणा आने के बाद एनी बेसेंट ने अपना होम रूल आंदोलन स्थगित कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा जो होम रूल में हमने मांग रखी थी वो मांग सरकार ने मान लिया और इस तरीके से हमारी मांग पूरी हो गई। इस नाते होम रूल आंदोलन आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। इसी बीच में एनी बेसेंट को जेल से छोड़ भी दिया गया। अब 1917 में डिक्लेरेशन हो गया, क्योंकि ब्रिटिश संसद के सामने डिक्लेरेशन था मॉन्टेग्यू का, इस नाते उस पर अविश्वास करने का कोई प्रश्न चिन्ह भी नहीं लगता था, क्योंकि पार्लियामेंट के सामने अगर कोई चीज डिक्लेरेशन करता है कोई जिम्मेदार व्यक्ति, तो जाहिर सी बात है कि सरकार बाध्य हो जाती है। आप जानते हैं भारत राज्य सचिव एक कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर भी होता था वहां पर। तो मॉन्टेग्यू का डिक्लेरेशन आने के बाद भारत में डोमिनियन स्टेटस स्थापित नहीं हुआ आगे लंबे समय तक। 1918 में जो आश्वासन समिति, आप जानते हो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक एश्योरेंस कमेटी या आश्वासन समिति होती है जो ये देखती है कि सरकार के ओर से सदन के सामने कौन कौन से आश्वासन दिए गए थे और वो आश्वासन कितने उनमें से पूरे हुए। विपक्ष का एक सांसद आश्वासन समिति का अध्यक्ष होता है, जो इंग्लैंड की परंपरा है। तो उस रिपोर्ट में ये आया कि 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू ने हाउस ऑफ कॉमन्स में डिक्लेयर किया था कि भारत में हमारी सरकार यथाशीघ्र डोमिनियन स्टेटस लाएगी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की ओर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जो आश्वासन समिति ने क्रिटिसाइज किया इस तरीके से मॉन्टेग्यू के डिक्लेरेशन को लागू न होने के नाते, तो उसके पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया एक रिफॉर्म कमेटी बनाने का और उसी के परिणाम स्वरूप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स लाए गए। लॉर्ड एडविन मॉन्टेग्यू जो थे उस समय भारत राज्य सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय थे। दोनों ने मिल करके एक रिफॉर्म स्कीम या सुधार योजना प्रस्तुत किया और इसी योजना के को आधार मानते हुए 1919 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत शासन अधिनियम, आप ध्यान देंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाने का काम किया। ये जो अधिनियम था ये 23 दिसंबर 1919 23 दिसंबर 1919 को ये क्राउन की अनुमति पाता है, यानी क्राउन का हस्ताक्षर होता है और इसी दिन से ये एक्ट बना था। तो इस एक्ट के लागू होने के साथ आप देखेंगे कि बड़े बृहत्तर स्तर पर भारत के संवैधानिक व्यवस्था में पूरा परिवर्तन किए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्रमशः। देखें, 3 प्रकार की व्यवस्थाएं थी।
एक तो गृह सरकार में परिवर्तन क्या हुआ, गृह सरकार मतलब भारत राज्य सचिव और उसकी कार्यालय जो भारत को इंडिया ऑफिस से संचालित करती थी, वहां कुछ परिवर्तन हुए, कुछ केंद्रीय सरकार के स्तर पर परिवर्तन हुए, कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रांतीय स्तर पर हुई। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं कि सबसे पहले गृह सरकार के स्तर में क्या परिवर्तन हुआ। तो पहला है गृह सरकार में परिवर्तन। तो होम गवर्नमेंट में क्या परिवर्तन हुआ, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 1793 में 1793 में भारत राज्य सचिव के पद को संवैधानिक बना दिया गया। 1793 में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे उनके पद को सैलरीड या संवैधानिक बना दिए और तब से भारत के राजस्व से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को पेमेंट जाता था। भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, हमारे में जागरूकता आई, तो यहाँ ये विरोध होने लगा कि भारत राज्य सचिव फुल फ्लेज ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता है, ब्रिटिश सरकार की ओर से काम करता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर होता है, लेकिन पेमेंट इंडियन रेवेन्यू से क्यों पाता है? इसका तो कोई लॉजिक नहीं, कोई औचित्य नहीं है। तो इस नाते जो पहला परिवर्तन हुआ इस दबाव के नाते कि भारत राज्य सचिव का वेतन अब भारत के राजस्व से ना मिलकर किसके राजस्व से मिलेगा, ब्रिटिश राजस्व से मिलेगा। तो हम पहला प्रावधान लिखते हैं कि भारत राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत राज्य सचिव का वेतन अब ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। जो कब से चला रहा था भारतीय राजस्व से, 1793 के चार्टर एक्ट, उसका वेतन भारत के राजस्व से दिया जाता था। तो ये महत्वपूर्ण संशोधन कहां पर किया गया, गृह सरकार के स्तर पर किया गया। लेकिन ब्रिटिशर्स बहुत चालाक थे। इन्होंने कहा कि भारत राज्य सचिव केवल ब्रिटिश मामले नहीं देखता है, भारत के संबंध में कई सारे स्टोर परचेज से संबंधित मैटर होते हैं, जो बहुत बड़ी संख्या में भारतीय छात्र जाकर के इंग्लैंड में पढ़ते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी क्यों संभालता था भारत राज्य सचिव का कार्यालय, जिसको इंडिया ऑफिस के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने तर्क किया कि भारत राज्य सचिव हमारा कैबिनेट का सदस्य है और इस नाते उसको वेतन नहीं मिलना चाहिए, लेकिन भारत राज्य सचिव भारत संबंधी जो काम देखता है वो नहीं देखेगा। इन्होंने होशियारी की, क्योंकि भारत से ड्रेन करना था, भारत के ऊपर दायित्व डालना था, लायबिलिटी डालना था। तो इन्होंने एक नया पद क्रिएट कर दिया, एक न्यू पोस्ट क्रिएट किया, इंडियन हाई कमिश्नर का। इंडियन हाई कमिश्नर का एक नया पोस्ट क्रिएट कर दिया इन्होंने। और स्टोर परचेज से संबंधित मामले और भारतीय छात्र जो इंग्लैंड में पढ़ने जाते थे उन सभी के मामले अब किसको करना देखना था, भारत राज्य सचिव को। और भारत राज्य सचिव का वेतन अब कहां से, सॉरी इंडियन हाई कमिश्नर को, और इंडियन हाई कमिश्नर का वेतन कहां से अब जाना था, भारतीय राजस्व से जाना था। मतलब इन्होंने कहा आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को पेमेंट नहीं देने के लिए राजी हैं, तो लीजिए एक नया अधिकारी आपको मैं दे रहा हूं जो दो काम करेगा जो इससे ले लिए गए। और वो कौन काम है, एक तो स्टोर परचेज डिपार्टमेंट, स्टोर है परचेज डिपार्टमेंट, ये काम है।
और दूसरा है इसके जिम्मे इंडियन स्टूडेंट्स इन इंग्लैंड। जो इंडियन स्टूडेंट इंग्लैंड में पढ़ने गए हैं उनकी जिम्मेदारी, ये दो जिम्मेदारियां किसको सौंप दी गई? इंडियन हाई कमिश्नर को, और इसे पेमेंट मिलने लगा भारत के राजस्व से। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन तो हुआ, जहां एक तो ये हो गया गृह सरकार के स्तर पर, दूसरे बड़े जो परिवर्तन किए गए वो भारत सरकार में परिवर्तन है। भारत सरकार में परिवर्तन, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्तर पर कौन से परिवर्तन किए गए? तो इसमें अगर हम लोग देखें तो पहला परिवर्तन हम ले सकते हैं किस स्तर पर? केंद्र सरकार के स्तर पर परिवर्तन। केंद्र सरकार के स्तर पर परिवर्तन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन से परिवर्तन किए गए? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कार्यकारी परिषद, जिसमें 8 सदस्य थे, उसमें से 3 सदस्य भारतीय होंगे। तो इसमें जो परिवर्तन किया गया वो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के 8 सदस्यों में से 3 भारतीय होंगे। यानी एक अच्छा इसमें किया गया। अब आप देखेंगे जब हम संघर्ष करते हैं तो उसका एक परिणाम हमारे पक्ष में भी आता है, भले ही थोड़ा ही सही। आप देख रहे हैं कि इस स्तर पर आते आते, जैसा कि हम लोग पिछले एक्ट में देख चुके हैं, कि धीरे धीरे अब भारतीयकरण शासन प्रशासन का होना शुरू हुआ, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन अब धीरे धीरे वयस्क हो रहा है, प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ रहा है, उसमें दमखम आ रहा है, और इस नाते ब्रिटिश सरकार पर दबाव पड़ रहा है और प्रशासन का शासन का भारतीयकरण आरंभ हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ कि जो कुल विषय हैं, सरकार के विषय सब्जेक्ट, जैसे शासन के विषय होते हैं, अभी हम लोग देखते हैं कि भारत में शासन के विषयों को केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया अभी वर्तमान संविधान में। उस समय सरकार के विषय जो थे, पहले केवल एक ही सूची थी, और सूची क्या कहेंगे, सारा कुछ एक ही व्यवस्था के अंतर्गत था, और केंद्र सरकार अपने ही हाथ में मैक्सिमम रखती थी कारोबार। कुछ काम जो प्रांतों को मिलता था वो डेलीगेटेड रूप में होता था। डेलीगेशन की व्यवस्था जो होती है उसमें जो टॉप अथॉरिटी होती है उसी के पास सारा नियंत्रण होता है, डेलीगेटेड को केवल काम चलाऊ अधिकार मिले होते हैं। तो यहाँ इस व्यवस्था में, जो इस अधिनियम में व्यवस्था की गई, उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें क्लियर कट डिवीजन किया गया कि ये विषय केंद्र सरकार के होंगे और ये विषय राज्य सरकार के होंगे, और जो विषय दोनों सूची में शामिल नहीं होंगे, यानी इसको अवशिष्ट कहते हैं, वो केंद्र सरकार के पास होंगे। ये क्लियर कट डिमार्क कर दिया गया, यानी केंद्र अपने विषय पर काम करेगा, राज्य अपने विषय पर काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखें तो विषयों का विभाजन, अगला प्रोविजन है विषयों का विभाजन केंद्रीय एवं प्रांतीय सूची में कर दिया गया। यानी 2 लिस्ट बन गए, सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट। 2 लिस्ट कौन कौन सी बनी सारे सब्जेक्ट के? सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट। अब अगर हम देखें तो केंद्रीय विषय में ऐसे जो विषय हैं जो अखिल भारतीय महत्व के हैं, अंतरराष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। अब जैसे केंद्रीय विषयों में देखा जाए
तो रक्षा हो गया, विदेश हो गया, संचार हो गया, राजनयिक संबंध हो गए, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। तो ये सब विषय किसको सौंप दिए गए? मतलब एक छोटी सी लिस्ट है समझने के लिए। ये केंद्रीय सूची में शामिल हो गया। और जो प्रांतीय सूची है, प्रांतीय सूची है जितने स्थानीय महत्व के विषय थे, जिसको कहेंगे प्रोविंशियल लिस्ट। तो प्रोविंशियल लिस्ट में इन्होंने शामिल कर दिया कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, स्थानीय सुशासन, ये तमाम विषय किसके पास, किसको दे दिए गए? यानी प्रांतों को दे दिए गए। इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जो केंद्र है उससे नीचे की ओर अथॉरिटी को क्या करना, हमेशा के लिए दे देना, अल्टीमेटली ट्रांसफर कर देना। तो ये जो पावर का ट्रांसफर हुआ, इसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। पहले सेंट्रलाइजेशन था, केंद्र सरकार के पास सारा पावर था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। अब सरकार के दो स्तर हो गए स्पष्ट रूप से, केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार, जिसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट आज कहते हैं, उस समय प्रोविंस कहा जाता था स्टेट के बजाय। तो इस तरीके से विभाजन कर दिया गया और अपने अपने जो विषय है उस पर ये लोग विधि बना सकते थे और उनका प्रशासन कर सकते थे। यानी लेजिस्लेट करना, जैसे डिफेंस के बारे में लेजिस्लेट कौन करेगा? सेंट्रल लेजिस्लेटिव करेगा। ठीक है, कृषि के बारे में कौन और लेजिस्लेट करेगा? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव है। तो इस तरीके से विभाजन किया गया। दूसरा, जो इन दोनों सूचियों में विषय नहीं शामिल है, उसको किसे दे दिया गया? केंद्रीय विषय माना गया। जो विषय इन दोनों सूचियों में शामिल नहीं है, इन दोनों जो दोनों में शामिल नहीं थे, उन्हें केंद्रीय विषय माना गया। किसके अथॉरिटी में है? केंद्र सरकार के। मतलब जो विषय स्पष्ट रूप से इसमें शामिल नहीं किए गए, वो इन्हीं को कहते हैं अवशिष्ट विषय। रेसिडुअरी सब्जेक्ट या अवशिष्ट विषय, ये मान लिया गया कि केंद्र सरकार के ही पास होंगे, यानी गवर्नर जनरल और उसकी सरकार के पास होंगे। दूसरा जो अगला जो महत्वपूर्ण संशोधन किया गया, इसमें परिवर्तन किया गया, वो ये किया गया, पहले एक ही सदन था, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव था उसमें एक ही सदन था। और मतलब कहा जाए तो हाउस था, इसे सदन कहेंगे नहीं, एकल व्यवस्था भी कह सकते हैं इसे, और उसको कहते थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव जिसको कहते हैं साम्राज्यिक वैधानिक परिषद, तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, पहले एक ही लेजिस्लेटिव अंग था, बाइफरकेट नहीं किया गया था, बाइकैमरल नहीं बनाया गया था। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को द्विसदनीय बना दिया गया। द्विसदनीय का मतलब हुआ बाइकैमरल, जिसको दो हाउस हो गए, बाइकैमरल हो गया, यानी दो हाउस हो गए। एक जो है उसको कहते थे काउंसिल ऑफ, उच्च सदन को कहते थे, इसमें उच्च और निम्न सदन में हम ले लेंगे इसको, अपर हाउस या उच्च सदन, उच्च सदन या
इसको कहते हैं अपर हाउस। ये था राज्य परिषद। राज्य परिषद इसको कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये अपर हाउस था, उच्च सदन था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये जैसे हमारी राज्यसभा है, कह सकते हैं उसका बीज यहां से पड़ा। इसमें कुल 60 सदस्य थे। इसमें थे 60 मेंबर्स थे। 60 मेंबर्स में व्यवस्था किया गया कि 60 में से 24 नॉमिनेटेड होंगे, यानी किसके द्वारा? गवर्नर जनरल नॉमिनेट करेगा, मनोनीत करेगा 60 में से 24 को, और बाकी कितने बच गए? 36। ये होंगे इलेक्टेड, जनता द्वारा चुने जाएंगे। हालांकि वोटिंग राइट में भी कुछ रिस्ट्रिक्शन थे, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि 60 सदस्यों में से 36 इलेक्टेड हैं। तो किनका बहुमत हो गया? निर्वाचित सदस्यों का बहुमत, जो लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। अभी तक 1909 तक के अधिनियम को हम लोग देखे हैं, वहां पर इलेक्टेड लोगों की संख्या इनसे कम होती थी। तो यहां पहली बार आकर के बहुमत हुआ। तो इसमें हम निष्कर्ष रूप में लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि निर्वाचित सदस्यों का बहुमत हो गया, पहली बार ऐसा हुआ, निर्वाचित सदस्यों का बहुमत। तो अपर हाउस में इलेक्टेड मेंबर्स का बहुमत है, मेजॉरिटी है। जो सेकेंड हाउस है सेंट्रल लेजिस्लेटिव। अच्छा हाँ, एक चीज और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस जो सदन का ये था, मतलब कार्यकाल था, अभी स्थायी सदन नहीं बना इस रूप में, ये 5 वर्ष का था। इसके जो मेंबर आते थे कितने साल के लिए होते थे? 5 वर्ष का कार्यकाल था, 5 वर्ष का कार्यकाल। तो 5 ईयर टर्म्स हुआ करता था इसका, उच्च सदन के सदस्यों का। अब जो नेक्स्ट दूसरा हाउस हुआ, इसको निम्न सदन भी कहेंगे। निम्न सदन, या जिसे हम कहते हैं लोअर हाउस। इस लोअर हाउस को कहा जाता था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको कहते थे केंद्रीय धारा सभा या केंद्रीय विधानसभा भी नाम दिया जाता था। केंद्रीय धारा सभा या केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। इस असेंबली में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कुल 145 सदस्य थे, 145 मेंबर्स थे, जिसमें से 145 मेंबर्स में से 104 ये इलेक्टेड थे, मतलब यहां भी बहुमत हो गया, और 41 जो थे 41 नॉमिनेटेड। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो दोनों हाउस में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत हो गया, और ये बड़ा सकारात्मक प्रगति थी। ये जो हमें मिला था अधिकार, ये काफी लड़ने के बाद ये अधिकार मिला था। राजनीतिक रूप से हम जागरूक हुए, आंदोलन चलाए, खास करके होम रूल आंदोलन, जिसके पीछे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो उसका सबसे बड़ा योगदान रहा। और इसकी जो सदस्य थे लोअर हाउस के, उनका जो कार्यकाल था वो 3 साल था, 3 इयर्स था। इनका टर्म 3 इयर्स का, 3 वर्ष का इनका कार्यकाल था लोअर हाउस का। यानी अपर हाउस 5 साल और लोअर हाउस 3 साल। ये मार्क करिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता रहता है अक्सर। 1919 और 1935 का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी में, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस नाते इन सभी तमाम चीजों को ध्यान से देखा जाना चाहिए। अगला जो महत्वपूर्ण प्रावधान था इस अधिनियम का,
हम देखेंगे अगला जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो ये है कि लोक लेखा समिति की स्थापना के प्रावधान किए गए। लोक लेखा समिति, आप जानते हैं ये समिति हमारे बीच में है अभी हमारी संसदीय प्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है ये पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसको हम पीएसी भी कहते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी है पीएसी। क्या काम है इसका? तो आप जानते होंगे कि इसका काम यह है कि जो भारत सरकार की तमाम लेखाएं होती हैं उस पर जो हमारा सबसे बड़ा ऑडिटर है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो ऑडिट करता है, लेखा परीक्षण करता है, यानी भारत सरकार के जो व्यय होते हैं, आय व्यय का जो विवरण होता है उसका परीक्षण किया जाता है किसके द्वारा? जांच की जाती है किसके द्वारा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको हम कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर है, कंट्रोलर नहीं, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे हम कहते हैं कैग। तो कैग लेखाओं की जांच करता है भारत सरकार की, हालांकि राज्यों की भी करता है, लेकिन यहाँ जब सेंट्रल लेवल पर कैग जो जांच करता है वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है प्रेसिडेंट को, उस समय से गवर्नर जनरल को प्रेजेंट करता था, और ये रिपोर्ट जो इसकी है उसी की जांच करने के लिए पब्लिक अकाउंट कमेटी अभी काम करती है। तो उस समय पहली बार एक समिति की बात की गई, व्यवस्था की गई पब्लिक अकाउंट कमेटी की, और पब्लिक अकाउंट कमेटी की जिम्मेदारी ये थी कि जो भारत सरकार के तमाम विभाग मंत्रालय काम कर रहे हैं उनके द्वारा जो आय व्यय का विवरण है उन सबका जो जांच की रिपोर्ट ऑडिटर द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसको जांचना, देखना, ताकि पार्लियामेंट्री कंट्रोल इंश्योर हो। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है पावरफुल टूल है पार्लियामेंट्री कंट्रोल का ओवर एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है उस पर प्रभावी नियंत्रण किसके माध्यम से बनता है? लोक लेखा समिति के माध्यम से। ठीक है, तो पहली बार इसमें रिकमेंडेशन आया था 1919 के अधिनियम में इसकी स्थापना का। तो स्थापना के प्रावधान लाए गए लोक लेखा समिति की स्थापना के प्रावधान, यानी प्रोविजंस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी वेर मेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। तो पहली बार यही प्रोविजन किया गया। दूसरा एक और बड़ा प्रोविजन था, पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिशमेंट का भी प्रोविजन इसमें किया गया। तो दूसरा था लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन। की स्थापना के प्रावधान, कि एक लोक सेवा आयोग गठन किया जाए, इसके लिए प्रावधान किसमें किया गया? 1919 के अधिनियम में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें जो किया गया वो ये रहा कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ये रही आपका इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हमने देखा कि 2 हाउस में अब कन्वर्ट कर दिया गया, इसमें इन सदस्यों को प्रश्न पूछने के अधिकार, इनके अधिकार विस्तृत किए गए। अब ये स्थगन प्रस्ताव ला सकते थे, एडजॉर्नमेंट मोशन ला सकते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते थे, जो कि अभी तक नहीं अनुमति मिली थी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का, और इनको एडिशनल क्वेश्चन भी पूछने का अधिकार था, और साथ ही साथ इनको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन।
तो इसमें महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए कौन कौन से? तो सेंट्रल, आप ऐसे कर सकते हैं, बल्कि विधायिका के, दोनों शब्दों को मिला था, तो विधायिका के सदस्यों को, विधायिका के सदस्यों को प्रस्ताव लाने, रिजोल्यूशन लाने, अनुपूरक प्रश्न पूछने, अनुपूरक प्रश्न तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने, स्थगन प्रस्ताव लाने, स्थगन प्रस्ताव को कहते हैं एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्नमेंट मोशन का मतलब ये होता है, अभी जो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में अभी भी व्यवस्था है, यहीं से इंट्रोड्यूस हो रही देख रहे हैं भारत में, कि कोई लोक महत्व का अविलंबनीय लोक महत्व का कोई प्रश्न उठ जाए, मतलब बहुत अर्जेंट हो, तो ऐसे प्रश्न को लेकर के जो सदस्य है लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो स्पीकर से, अध्यक्ष से मांग कर सकता है कि जो दैनिक कार्यक्रम में शामिल विषय हैं, जो कार्यसूची में शामिल हैं, कि आज कौन कौन से विषय निपटाए जाएंगे, आप जानते हैं संसदीय प्रणाली में कार्यसूची होती है, उन तमाम कामों को रोक दिया गया जो रूटीन वाइज चल रहे थे, और इस लोक महत्व का जो प्रश्न एराइज हुआ, क्वेश्चन एराइज हुआ है, उस पर बहस किया जाए। तो अगर अध्यक्ष स्वीकार कर लेता है सदन का, तो तुरंत कार्यवाही रोक दी जाती है जो चल रही होती है, और इस प्रश्न को डिस्कशन के लिए रखा जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं एडजॉर्नमेंट मोशन या स्थगन प्रस्ताव। तो इतने अधिकार दिए गए विधायिका के सदस्यों को, इन सबके अधिकार लाने, स्थगन प्रस्ताव लाने के अधिकार दिए। साथ ही जैसा हमने बताया, किसी भी संसदीय शासन प्रणाली में अगर विधायिका के सदस्यों को खुलकर बोलने का अधिकार ना दिया जाए, तो शायद वो प्रणाली जो है वो स्वतंत्र रूप से बढ़िया से काम नहीं कर पाएगी। इसी नाते इसमें जो और एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया कि सदस्यों को वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति, इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। का अधिकार दिया गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कर दी। तो सदस्यों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट दिया गया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण अधिकार था जो संसदीय प्रणाली में बहुत ही आवश्यक होता है। अब हम लोग देखें कि ये तमाम परिवर्तन कहाँ हुए? केंद्र सरकार के स्तर पर हुए। कई महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए गए प्रांतीय स्तर पर भी। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रांतीय स्तर पर कौन कौन से प्रावधान किए गए प्रांतीय सरकार के स्तर पर। प्रांतीय सरकार के स्तर,
यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वहां पर कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। तो जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन रहा इसमें वो ये रहा कि भारतीयों को शासन में पहली बार भागीदारी दी गई। अभी तक आपने देखा कि प्रत्यक्ष भागीदारी केंद्रीय स्तर पर कहीं दिखाई नहीं देती है कि उनको जिम्मेदारी सौंपी जाए भारतीयों को, लेकिन प्रांतीय स्तर पर प्रथम बार भारतीयों की शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी। तो प्रथम बार भारतीयों की शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी हुई और इसके लिए प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था किया गया, डायरकी की व्यवस्था की गई। इसके लिए प्रांतों में द्वैध शासन, या डायरकी की व्यवस्था की गई। अब ये द्वैध शासन या डायरकी क्या है, ये आइए समझते हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि जो विषय हैं सारे विषयों को सरकार के केंद्रीय प्रांतीय विषय में दो सूचियों में बांट दिया गया था। अब यहाँ पर चूंकि आप जानते हैं अंग्रेज, और मैं पीछे भी बता चुका हूं कि अंग्रेज बहुत होशियार बार्गेनर थे। कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में जो होशियार बार्गेनर होता है वो अपने प्रतिपक्षी को सारे कंसेशन या रियायतें एक ही पैकेट में नहीं दे देता, बल्कि धीरे धीरे इधर से दबाव बनता है तो प्रतिपक्षी द्वारा वो फिर धीरे 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 कुछ कुछ करके रियायतें देते जाता है, एक बैग कुछ नहीं देता है। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले जब इसके बैकग्राउंड के बारे में बता रहे थे तो हमने बताया कि लॉर्ड मॉन्टेग्यू 20 अगस्त 1917 को, जिसको कहते हैं अगस्त डिक्लेरेशन, ठीक है, इसमें क्या डिक्लेयर करता है? अगस्त का मतलब एक और होता है, महान होता है, AUGUST। अगस्त का दो मतलब, एक तो महीने का नाम है और दूसरा इसका मतलब क्या होता है? महान, ग्रैंड। तो जो मॉन्टेग्यू ने डिक्लेरेशन दिया था मॉन्टेग्यू ने कहा था कि भारत में दो बड़े परिवर्तन आने हैं। एक तो हमारी सरकार चाह रही है कि डोमिनियन स्टेटस, मतलब भारतीयों को उनके जो आंतरिक मामले हैं वो सौंप दिए जाएंगे, और दूसरा उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी। उत्तरदायी सरकार क्या है? उत्तरदायी सरकार का आशय ये होता है कि जनता के चुने हुए लोग शासन में अपना पद संभालेंगे और जो कृत्य उनको, जो अधिकार दिए गए होंगे उसके लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमारी क्या है? हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो सरकार होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, यही मुख्य कार्यकारी होती, वास्तविक कार्यपालिका होती है। और हम सभी जानते हैं कि जो तमाम मंत्री होते हैं ये अपने अपने पद होल्ड करते हैं और इन मंत्रियों की जिम्मेदारी कलेक्टिवली किसके प्रति होती है? लोअर हाउस, जिसे हम लोकसभा के नाम से जानते हैं। और लोकसभा जनता का सदन है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि इसमें बैठते हैं और उन्हीं में से कुछ क्या बनते हैं? मिनिस्टर्स बनते हैं। तो लोकसभा के प्रति निरंतर जो सरकार है वो उत्तरदायी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय PM, हमेशा हर क्षण हर पल किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। और बहुमत के समर्थन के बिना लोकसभा में ये सर्वाइव नहीं कर सकती। और लोकसभा के सदस्य किसके द्वारा निर्वाचित हैं? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हैं।
इस नाते जब मंत्री ऐसे निर्वाचित मंत्री जब पदभार संभालते हैं तो कहते हैं लोक उत्तरदायित्व जन उत्तरदायित्व का सिद्धांत स्थापित होता है। इसी को हम उत्तरदायी सरकार कहते हैं। मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जब गवर्नमेंट में सेंट्रल रोल में होते हैं तो ऐसे गवर्नमेंट को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। यहां आप देखने वाली बात है कि क्या उन्होंने दोनों बातें लाई। अब आपने देखा कि केंद्रीय स्तर पर तो कहीं भी भारतीयों को उस रूप में भागीदार नहीं बनाया गया। गवर्नर जनरल और उनके जो अपने पसंद के व्यक्ति हैं वही सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहे हैं। इन्होंने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन ला करके जो बात कही थी मॉन्टेग्यू ने उसको कुछ लागू करने का कार्य किया। लेकिन जैसा मैंने अभी बताया कि बड़े होशियार बार्गेनर थे, एक बार में ही भारतीयों को होम रूल या डोमिनियन स्टेटस नहीं देने जा रहे थे और ना ही कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ही स्टेब्लिश करने जा रहे थे लोग। तो आप देखें कि क्या किया इन्होंने। तो द्वैध शासन क्या है? तो द्वैध शासन में एक ऐसी व्यवस्था होती है, द्वैध शासन, जिसे हम कहते हैं डायरेक्टी। डायरेक्टी में जो सारे विषय होते हैं सरकार के, प्रांतीय सूची के विषय। अब इसमें जो प्रांतीय सूची के विषय हैं इनको इन्होंने बड़ी चालाकी से अंग्रेजों ने बांट दिया दो हिस्सों में। इनका विभाजन कर दिया, कुछ विषयों को रखा जिनको कहा गया आरक्षित विषय, आरक्षित विषय जिनको कहते हैं रिजर्व सब्जेक्ट्स, रिजर्व सब्जेक्ट या आरक्षित विषय। आरक्षित विषयों में वे विषय शामिल थे जिनका शासन आप जानते हैं प्रांत में गवर्नर होता है। तो गवर्नर पूरा लिखने बल्कि ऐसे इन विषयों का शासन ज्यादा स्पष्ट होगा। इन विषयों का शासन मतलब जो इस सूची में शामिल है आरक्षित विषय की सूची में, इन विषयों का शासन गवर्नर को अपनी परिषद के मनोनीत सदस्यों की सहायता एवं सलाह से करना था। यानी आप ध्यान दें, यहां मनोनीत सदस्य हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। कौन मनोनीत कर रखा है इन सदस्यों को? गवर्नर। तो गवर्नर के मनोनीत सदस्य होंगे, मतलब क्या होगा कि गवर्नर की इच्छा के अनुसार आए, यानी इसकी मर्जी के अनुसार शासन चलेगा। यानी इस पर एक तरीके से प्रत्यक्ष नियंत्रण किसका है? ब्रिटिश सरकार का, अंग्रेजों का इस पर प्रत्यक्ष नियंत्रण है। अब इसमें बड़े महत्वपूर्ण विषय शामिल थे। कौन कौन से विषय शामिल थे इसमें? तो इसमें शामिल था पुलिस, इसमें शामिल था वित्त या फाइनेंस, इसमें शामिल था सिंचाई, इसमें शामिल थे कर। यानी पुलिस, वित्त, सिंचाई, कर, प्रशासन, ये सब किसमें? टैक्सेस, ये सब शामिल है किसमें? आरक्षित विषयों की सूची में। अब आप इस सूची को ध्यान से देखें कि कितने महत्वपूर्ण विषय हैं। ये सब किसके नियंत्रण में है? ये गवर्नर के नियंत्रण में है और गवर्नर अपने मनोनीत सदस्यों की सहायता एवं सलाह से इसका प्रशासन शासन चलाता था। अब दूसरे सूची को देखें। दूसरी जो सूची है इसको हम कहते हैं, उस समय कहा गया है एक्ट में, इसको कहा गया हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय, जिसको कहते हैं ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट।
ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट या हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित किसको किए गए? यहां आप देखेंगे कि जो लोकप्रिय निर्वाचन से आए हुए व्यक्ति थे जिनको कि मंत्री बनाया गया था, उनमें से कुछ को, उनको इस विषय का शासन प्रशासन किसके, इनके सहयोग सलाह से किसको करना था? गवर्नर को। तो यहाँ पर आप लिखें कि जो इस विषय सूची में शामिल है, इन विषयों का शासन गवर्नर को निर्वाचित भारतीय सदस्यों, जो मंत्री थे, के सहयोग एवं सलाह से करना था। सहयोग एवं सलाह से करना था। अब इस सूची को देखें, जो महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें है कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, मतलब ये सब विषय जो लोकल इंपॉर्टेंस के होते हैं वो इनको दिए गए। लेकिन अब आप ध्यान दीजिए, यहां पर जो द्वैध शासन है वो यही तरीका है शासन। शासन इंटेग्रल होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए, एक व्यवस्था। शासन बांट करके नहीं किया जाता। ये विशुद्ध जो लोक प्रशासन के सिद्धांत है उनका उल्लंघन है। विषयों में विभाजन दोषपूर्ण है। इसी सरकार के जो एक होना चाहिए, पूरी सरकार एक होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, उसको दो भागों में बांट दिया जाने से ही द्वैध शासन पैदा हुआ, जिसको डायरेक्टी कहते हैं। यहाँ आपको समझने की जरूरत यह है कि प्रांतीय सूची के जो सारे विषय हैं वो एक सरकार द्वारा संचालित होने चाहिए। अब आप देखिए, दो स्तर की सरकारें थी, केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार। तो होना यह चाहिए था कि पूरे प्रांतीय सूची के विषयों को एक व्यवस्था के अंतर्गत चलाया जाना चाहिए था। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ सब्जेक्ट्स को बांट दिया गया, एक आरक्षित विषय की सूची और दूसरी कौन सी? हस्तांतरित विषयों की सूची। आरक्षित विषयों की सूची में बड़े ही महत्वपूर्ण विषयों को रखा गया। जैसे आप देखिए, पुलिस जो कंट्रोल रखती है पूरी व्यवस्था पर। वित्त, आप जानते हैं लोक प्रशासन में तो कहा जाता है कि वित्त प्रशासन की जान है। कहा जाता है फाइनेंस इज लाइफ ब्लड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बिना वित्त के कोई काम नहीं हो सकता। आप इधर देखिए, कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सुशासन, इसमें से कौन काम है जो बिना पैसे के हो सकता है? जब वित्त इनके पास रहेगा, बजट ये पास करेंगे, तो इनका प्रभावी नियंत्रण उस पर होगा कि नहीं होगा, उन विषयों पर ये ध्यान देने की जरूरत है। एक तरफ तो इन्होंने भारतीयों को अधिकार दिया भी, और दूसरी तरफ ये सारे अधिकार अपने मुट्ठी में रख करके गवर्नर ने उनको विफल करने का काम किया। यानी अभी भी स्वशासन कहाँ यहाँ दिखाई दे रहा है? नाम के लिए शासन के अधिकार दिए जा रहे हैं हमारे देश के निर्वाचित लोगों को, मंत्रियों को, लेकिन इन मंत्रियों पर नियंत्रण इस तरीके से किया जा रहा है। यानी बिना गवर्नर की मर्जी से इधर कुछ काम हो नहीं सकता। तो इस प्रकार का विभाजन बड़ा दोषपूर्ण माना गया। एक तो आप देख रहे हैं वित्त के बिना कोई काम नहीं उधर हो सकता। दूसरा एक और आप देखिए विभाजन, सिंचाई। सिंचाई और कृषि को क्या अलग किया जा सकता है? जो लोग खेती बाड़ी से थोड़ा भी परिचित होंगे उन्हें भली भांति परिचित होगा कि कृषि और सिंचाई एक साथ होना चाहिए। दोनों में अलगाव करना बड़ा ही दोषपूर्ण है। लेकिन ये सब उपाय जो किए गए, पुलिस, वित्त, सिंचाई, कर, टैक्स इधर लगा, इनको दिया गया वो अधिकार, तो ये कहते लगान माफी करो, लगान में कमी लाओ, ठीक है। तमाम जो और टैक्सेस हैं, इंडस्ट्रीज पर और सब पर, उनमें कमी लाओ, क्योंकि इसी टैक्स से पैसा जाता था ब्रिटेन में। तो इन्होंने अपने हाथ में सारा नियंत्रण रखा। तो इस तरीके से जो वायदा किया गया था 20 अगस्त 1917 को,
लॉर्ड मॉन्टेग्यू द्वारा कि भारत में डोमिनियन स्टेटस आएगा। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ऐसे समझे आप कि जो आंतरिक महत्व के विषय होंगे, जो भारतीय महत्व के विषय होंगे, वो भारत के लोग संभालेंगे, और जो बाह्य विषय होंगे, रक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, विदेश, संचार और ट्रेड वगैरह, वो ब्रिटेन की सरकार देखेगी। यहाँ के सारे विषय भारतीयों को दे दिए जाएंगे। यानी अगर ऐसे देखें तो ये सारे विषय भारतीयों को मिलने चाहिए थे, प्रांतीय स्तर पर भी और केंद्रीय स्तर पर। ब्रिटिश सरकार के पास क्या होना था? सिर्फ रक्षा होना था, विदेश होना था इस व्यवस्था के अंतर्गत, और क्या होना था? व्यापार का विषय होना था उनके पास, और राजनयिक बात संबंध होना था। यही होना चाहिए था उनके पास। लेकिन आप जानते हैं इसके अलावा भी विषय को अपने हाथ में लेकर के बैठे हैं। हमारे यहाँ यानी भारत के जो लोग हैं उनके हाथ में इन्होंने शासन सत्ता नाम के लिए सौंपने का काम किया। तो एक छिलका या छलावा ही दिखाई देता है, मतलब अगर आप देखें तो नाम के लिए ही सिर्फ दिखता है अगर हम आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं। लेकिन सैद्धांतिक रूप से अगर हम देखें तो एक महत्वपूर्ण शुरुआत हुई थी। अब मान लिया गया था कि भारतीयों को भी सैद्धांतिक रूप से अपने शासन प्रशासन चलाने का अधिकार मिल गया। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो एक बार और बात करेंगे आपसे कि द्वैध शासन आप अच्छे से समझें। द्वैध शासन का मतलब कि सरकार के जो सूची के विषय हैं उनको दो भागों में बांट देना। यानी दो सरकार हो गई। एक सरकार ये वाली जो औपनिवेशिक नेचर बना रखी है अभी भी, जिसमें कि गवर्नर है और उसके मनोनीत सदस्य हैं जो मूलतः अंग्रेज ही होते थे, और इस तरीके से ये सबसे महत्वपूर्ण विषयों पर नियंत्रण रखे हुए हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं पावर ट्रांसफर भी कर रहे हैं कुछ मामलों में, यानी भारतीयों को शासन में भागीदारी भी दिया जा रहा है। महत्वपूर्ण विषय है ये भी। कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, यहाँ कहा गया भारतीयों को लो संभालो। लेकिन यहाँ गड़बड़ी क्या कर दिया इन्होंने? गड़बड़ी ये कर दिया कि वित्त अपने हाथ में रखा, और जैसा मैं अभी कह रहा था आपसे थोड़ी देर पहले कि बड़े होशियार बार्गेनर थे अंग्रेज, और ये नहीं चाहते थे कि भारतीयों को एक बार ही होम रूल दे दें तो आगे तो फिर वो आजादी मांगने लग जाते। तो इस नाते इन्होंने होम रूल दिया भी तो कितना दिया? थोड़ा सा, किस्तों में देने का काम इन्होंने किया। लेकिन आप जान रहे हैं एक बार आपने सैद्धांतिक रूप से माना, जैसे आप देखिए 1892 में उन्होंने मान लिया था कि कुछ भारतीय आएंगे, प्रतिनिधि आएंगे, और फिर हम दबाव बनाते गए, और आज आप देख रहे हैं कि इस एक्ट में आते आते निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या क्या हो गई? मनोनीत से ज्यादा हो गई। तो हम आगे और लड़ेंगे तो और कंसेशन मिलेगा। और आप जानते हैं 1920 के बाद ये अधिनियम आने के बाद भारतीयों ने इसे खारिज किया कि ये तो छलावा है, जो आपने कहा था कुछ दिया ही नहीं इसमें, हम इससे संतुष्ट नहीं है। गांधी के नेतृत्व में फिर आप जानते हैं सहयोग आंदोलन, फिर आगे सविनय वर्गीय आंदोलन चलेगा, और परिणाम आएगा 1935 का अधिनियम, जिसे हम अगली क्लास में लेंगे। और उसमें हम पाएंगे कि बहुत सारी अधिकारिताएं मिल जाती हैं जो यहाँ हिस्से में मिला था, अब हिस्से में नहीं पूरे में मिलेगा। और कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर जो इसके अलावा जो किए गए, तो द्वैध शासन यहाँ से अक्सर प्रश्न आते रहता है, आप ध्यान देंगे। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण प्रोविजन है और इसकी थोड़ी सी हम लोग समीक्षा देखेंगे। इसके अलावा क्या क्या किया गया इसमें, जैसा कि हम लोग पिछले उसमें चर्चा कर चुके हैं 1909 के अधिनियम में। 1909 के अधिनियम का एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान था कि अंग्रेजों ने बांटो और राज्य करो की नीति को अपने संवैधानिक आधार दे दिया। और आपने पिछली वीडियो देखी तो आपको याद आ गया होगा कि उन्होंने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था कर दी। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम फॉर मुस्लिम ले आए, जहां कुछ क्षेत्र मुसलमानों के लिए रिजर्व कर दिए गए और सिर्फ मुस्लिम ही वहां पर इलेक्शन लड़ सकते थे। इन्होंने देखा है तो बड़ा फायदे का काम है। मुस्लिम का झुकाव, जो मुस्लिम समुदाय था अधिकांश का झुकाव ब्रिटिश सरकार की उन्होंने लगा। दूसरी बात, राष्ट्रीय आंदोलन में विभाजन दिखना शुरू हो गया था, तो इसको इन्होंने बड़ा कारगर फार्मूला मान लिया और सोचा कि इसका पृथक निर्वाचक मंडल का और क्यों ना विस्तार कर दिया जाए। तो अगला जो महत्वपूर्ण प्रावधान था इस अधिनियम में, पृथक निर्वाचक मंडल।
पृथक निर्वाचक मंडलों का विस्तार। अब आप जानते हैं मुस्लिम्स को कब मिल गया था? जो मुस्लिम्स को मिला वो कब से मिला? 1909 के एक्ट से मिला। अब इसमें किसको किसको और जोड़ दिया गया, किनको और दिया गया? तो मुस्लिम के अलावा इन्होंने सिखों को भी इसमें जोड़ दिया। सिख, अगला जोड़ा ईसाई, जो क्रिश्चियन थे उनको दे दिया गया। अगला जोड़ दिया एंग्लो इंडियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस, तो इन सबको दे दिया गया। अब आप देखिए, यानी अब 4 नए ग्रुप इसमें शामिल कर दिए गए। कौन कौन शामिल कर दिए गए? सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस। तो इस तरह से पृथक निर्वाचक मंडलों का विस्तार किया गया। इनके साथ ये जोड़ा गया, आप ध्यान देंगे कि मुसलमानों के लिए अभी चलता रहा, जो 1909 से आया था, 19 में इनको जोड़ा गया था। किसमें जोड़ा गया? 1919 के एक्ट से जोड़ दिया गया। ये 4 समूहों को आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई पृथक निर्वाचक मंडल के माध्यम से। अगला जो महत्वपूर्ण बात आई, इसमें एक बड़ा अच्छा प्रोविजन भी दिया गया, और ये प्रोविजन ये था कि इस अधिनियम के लाए जाने की 10 साल की समाप्ति से पहले, ठीक है, बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है, एक रॉयल कमीशन अपॉइंट होगा, एक शाही आयोग जो क्राउन के उससे होता, हस्ताक्षर से जो कमीशन अपॉइंट होता था उसे रॉयल कमीशन कहते थे। तो एक रॉयल कमीशन एस्टेब्लिश किया जाएगा जो ये देखेगा कि भारतीय शासन व्यवस्था डोमिनियन स्टेटस की ओर कितना आगे बढ़ी, यानी भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस कितना मिला और कितना उन्हें और दिए जाने की जरूरत है, इसकी समीक्षा होगी और आगे के लिए ये सुझाव देगा। मतलब कितना मिला भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस और आगे उनको कौन सी कंसेशन उस दिशा में आगे दी जानी चाहिए प्रतिनिधि सरकार बनाने के लिए, इसके सुझाव के लिए एक रॉयल कमीशन या शाही आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। अधिनियम लागू होने के 10 साल के अंदर, मतलब लागू होने के बाद 10 साल समाप्त होने से जस्ट पहले, और इसी की परिणति होती है, जैसा आप जानते हैं, साइमन कमीशन के रूप में। तो इसमें प्रावधान किया गया कि अधिनियम के लागू होने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि की परिसमाप्ति 10 वर्ष की अवधि की परिसमाप्ति, मतलब एक्सपायरेशन जिसको कहते हैं, से पूर्व, मतलब 10 वर्ष पूरा होने से पहले एक शाही आयोग, इसे कहते हैं रॉयल कमीशन, नियुक्त किया जाएगा जो इस बात का आकलन करेगा कि अधिनियम के अधीन, अधिनियम मतलब 1919 का अधिनियम, अधिनियम के अधीन भारतीयों की डोमिनियन स्टेटस की दिशा में
कितनी प्रगति हुई और भविष्य के लिए सुधारों के सुझाव भी दे। तो ये व्यवस्था की गई। रॉयल कमीशन क्या करेगा, दो चीज देखेगा, एक तो डोमेनिस्ट्रेशन की कितनी स्टेटस की कितनी प्रगति हुई, और दूसरा क्या होगा कि जो भविष्य के लिए सुधारों के सुझाव हैं वो भी देने का काम करेगा। इसी प्रोविजन की जो परिणति हुई आप जानते हैं 1927 में एक रॉयल कमीशन बना, जिसका नाम क्या है, इसके अध्यक्ष के नाम पर पड़ा इसका नाम साइमन कमीशन। 1927 में इंग्लैंड में ये गठित हुआ था रॉयल कमीशन, साइमन कमीशन के नाम से। 1928 में इंडिया में आया था। चूंकि इसके सारे जो अध्यक्ष और सदस्य, सभी सदस्य इसके जो थे ये ब्रिटिशर्स थे, व्हाइट मेन्स थे, जिस नाते भारतीयों ने विरोध किया। भारतीयों को कहना यह था कि संविधान का परीक्षण हमारे लिए हो रहा है और इसमें हमारी कोई भागीदारी नहीं है। इस नाते भारतीयों ने विरोध किया। इसका एक और नाम था जो इसके इंस्टीट्यूट में था, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी नाम था। इसका असली नाम यही था, इंडियन जिसको कहते हैं भारतीय परिनियति आयोग, परिनियति या इसी को कहते हैं सांविधिक। ये इसका नाम था साइमन कमीशन। ठीक है, तो ये ध्यान देना है इस आयोग का गठन। एक और महत्वपूर्ण प्रोविजन था इसमें कि इसमें एक सेपरेट प्रियम्बल आया। पहली बार प्रस्तावना लिखने का प्रावधान किया गया। क्या लाया गया, इसमें पहली बार एक सेपरेट प्रियम्बल लाया गया। सेपरेट प्रियम्बल यानी पृथक प्रस्तावना। तो पहला अधिनियम है जिसमें अपनी पृथक प्रस्तावना थी। इस प्रस्तावना में बहुत महत्वपूर्ण बात रखी गई थी कि भारत में जो ब्रिटिश शासन का उद्देश्य है वो भारत में धीरे धीरे करके स्वशासन की ओर ले जाना था। ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो इसमें क्या करना था, भारत को धीरे धीरे किधर की ओर ले जाना था। इस प्रस्तावना में ऑब्जेक्टिव जो बताया गया इस अधिनियम का, भारत सरकार, ब्रिटिश सरकार का भारत में उद्देश्य, तो धीरे धीरे भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, ये बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। तो भले ही मुख्य प्रावधानों में नहीं, आप देखिए प्रेम्बल पार्ट होता है उस बुक का, लॉ का, इंस्टीट्यूट का, लेकिन उतना नहीं जितना अन्य होते हैं। जैसे आप देखें संविधान में प्रस्तावना इंटेग्रल है, लेकिन जो हमारे संविधान के आर्टिकल 1 से 395 तक जो प्रोविजन दिए गए उनका जो बल है, उनका जो पावर है, वो प्रियम्बल का पावर उतना नहीं है। आप देखेंगे जुडिशरी जो इंटरप्रिटेशन तो उसमें मिलेगा आपको। इन्होंने बड़े होशियारी से क्या किया कि ये वाली बात किसी आर्टिकल में ना लिख करके कहा लिखा, इसको प्रियम्बल में, प्रस्तावना में लिखा। लेकिन इन्होंने आप देखिए टेक्निकली ये बात तो स्वीकार कर लिया ना कि हमारी सरकार भारत में धीरे धीरे क्या लाएगी,
उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेगी। अब ये गाइडिंग प्रिंसिपल हो गया। हमारे जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो सेनानी हैं उनको एक मिल गया, आपने दे दिया, हमें एक हथौड़ा दे दिया जिससे हम अपनी जंजीर, गुलामी की जंजीर खुद काटेंगे। इसी नाते आ चुका है क्वेश्चन कि भारतीयों ने ब्रिटिश हथौड़े से ही अपनी बेड़ियां हथकड़ियां काट डाली। अब भारतीयों का रास्ता खुल गया था कि अब हमें जो चाहिए वो कुछ कम नहीं चाहिए। किससे कम नहीं चाहिए? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यानी अब हमारे चुने हुए लोग पूरी तरीके से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट में पूरी तरीके से हमारे लोग ही सरकार के इंचार्ज होंगे, मंत्री होंगे। और आप ये सब पाएंगे 1935 के अधिनियम में। इनको प्रांतीय स्तर पर पूरा, और आप देखेंगे केंद्र के स्तर पर भी ढेर सारे अधिकार देने पड़ेंगे, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये महत्वपूर्ण प्रोविजन है। कुछ इसमें समस्याएं भी रही, कुछ सकारात्मकता भी रही। समस्या ये रही कि जैसा हम लोग पढ़े कि इन्होंने डोमिनियन स्टेटस दिया और नहीं भी दिया, एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ से ले लिया डायरेक्टली ला करके। जैसा कि आपने देखा कि सब्जेक्ट्स को दो सूची में बांट करके उन्होंने जो भारतीय मंत्रियों के पास जो विषय गए, चाहे वो मतलब कृषि का है, उद्योग का है, स्थानीय सुशासन का है, शिक्षा का है, उस पर नियंत्रण लगा दिया। कैसे? फाइनेंस अपने हाथ में रख करके। राष्ट्रीय आंदोलन पर नियंत्रण लगाए रखने के लिए उन्होंने पुलिस अपने हाथ में रखा। क्रांतिकारी आंदोलन में काफी ज्यादा दमन किया। तो ये सब एक औपनिवेशिक शासन में बहुत कुछ स्वाभाविक भी था, क्योंकि वो एक बैग सब कुछ छोड़ने नहीं जा रहे थे। अगला जो महत्वपूर्ण बात रहेगी, केंद्रीय स्तर पर आप देखेंगे कि जो टोटल बजट होता है, बजट पर राइट दे दिया इन्होंने, वोटिंग का भी राइट दे दिया। एक चीज महत्वपूर्ण है इसमें कि बजट पर वोट करने का राइट मेंबर्स को मिल गया, लेकिन वोटेबल जो थे, अब इसमें एक चीज ध्यान देना है कि वोटिंग राइट ऑन बजट दे दिया गया। इसको मार्क किया जाए, वोटिंग राइट ऑन बजट। तो बजट पर सदस्यों को वोटिंग का राइट दे दिया गया। ये महत्वपूर्ण प्रोविजन है, इसको मार्क करिएगा। पहली बार वोटिंग राइट ऑन बजट मिला, लेकिन इसमें इतनी चालाकी किया गया था कि बजट के जो टोटल प्रोविजन थे उसको इन्होंने बना दिया, दो भागों में बांट दिया। वही होशियारी यहां भी किया जैसे वहां प्रांतों में किया था। तो बजट में कुछ थे वोटेबल प्रोविजंस, जिस पर इनको वोटिंग राइट मिला हुआ था। मेंबर्स को, हमारे इलेक्टेड मेंबर्स को वोटिंग राइट मिला था। किस पर? वोटेबल प्रोविजंस। उसमें कैटेगराइज किया गया कि इन विषयों को वोटेबल माना जाएगा, इन विषयों को नॉन वोटेबल माना जाएगा। और दूसरी कैटेगरी थी नॉन वोटेबल्स। तो वोटेबल्स पर तो इनको बजट में बोलने का राइट दिया गया, मत विभाजन का अधिकार दिया गया, वोटिंग राइट दिया गया, लेकिन नॉन वोटेबल्स पर इनको नहीं दिया गया। और आप ध्यान दीजिए 2/3 बजटरी जो एलोकेशन था, आप ध्यान दीजिए 2/3 बजटरी एलोकेशन नॉन वोटेबल्स में था। और गवर्नर जनरल के पास इसका राइट था। ये चीज ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल अपने तरफ से पास करवा लेता था। बस बजट में ये लोग चर्चा पर चर्चा कर सकते थे, इस पर वोट नहीं कर सकते थे। ये सारा कंट्रोल इस पर किसका होता था? गवर्नर जनरल का होता था। अब केवल कितने बच गए? 1/3, मतलब 1/3 पर ही केवल हमारे जो इलेक्टेड मेंबर्स थे वो लोग वोटिंग कर सकते थे, यही केवल वोटेबल थे। तो यहां भी इन्होंने फेल कर दिया। यानी बजटरी कंट्रोल अभी भी किसके हाथों में है? गवर्नर जनरल के हाथों में है। तो ये महत्वपूर्ण बात रही। एक चीज और देखिए, संवैधानिक निरंकुशता चली आ रही थी अभी तक। संविधान के माध्यम से निरंकुश पावर किसके हाथ में था? कंप्लीट पावर था गवर्नर जनरल के पास। लेकिन पहली बार आप यहाँ देख रहे हैं कि भारतीयों के हाथों में कुछ पावर दिया। इस नाते जो बेनोवेलेंट डिस्पोटिज्म है, जिसको कहते हैं उदार निरंकुशता, खत्म हुई। बेनोवेलेंट डिस्पोटिज्म का मतलब होता है इसको कहते हैं उदार निरंकुशता। तो उदार निरंकुशता खत्म हुआ। किसका उदार निरंकुशता?
ब्रिटिश शासन अपनी मनमानी से शासन कर रहा था। अब ये खत्म हुई सैद्धांतिक रूप से, तो उदार निरंकुशता का समापन हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात रही और भारतीयों को अपना शासन संभालने का अधिकार इसमें दिया गया। ये महत्वपूर्ण बात लाई गई। तो इस तरीके से अगर देखें तो हमारे जो संवैधानिक विकासों के क्रम में 1919 के अधिनियम का बहुत महत्व रखता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। विशेष करके एक रिस्पांसिबल गवर्नमेंट का भले ही कहिए छाया मात्र यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब सिद्धांतिक रूप से आ गया कि भारतीयों को शासन का अधिकार है। और आप देखेंगे आगे हम लड़ेंगे तो 1935 में तमाम अधिकार हमारे हाथों में आ जाएंगे। तो आज यही था, फिर हम नेक्स्ट जो लेंगे नेक्स्ट क्लास में 1935 का एक्ट लेंगे। लाइक करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें मित्रों के पास। धन्यवाद।